आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्वयंसेवक से, जज्बे से भरे समाज सेवक से, जिन्होंने वर्षों से जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को जो है सुना है। हम बात कर रहे हैं हरीश जांगीर जी की। हरीश जांगीर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हरीश जांगीर जी काफ़ी लंबे समय से संघ के स्वयं सेवक रह चुके हैं। समाज सेवा अक्सर वो करते हैं। आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनका विजन क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, और जो मीरा भायंदर शहर है उसमें विकास की अगर हम बात करें तो उसमें उनकी सोच जो है वो क्या कहती है। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, लंबे समय से आप संघ से जुड़े हैं, समाज सेवा आप अक्सर करते हैं, काफ़ी साल हो गए जनता के बीच में जाना, लोगों की समस्याएं सुनना, उनको समाधान देना, और अभी मीरा भायंदर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आप हैं। राजनीति में ये बदलाव कैसा आया, मतलब संघ, समाज सेवा और फिर राजनीति, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि राजनीति में जो है अब प्रवेश करना चाहिए? देखो, ये बात ठीक है कि स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक जीवन पर्यंत स्वयंसेवक रहता है। समाज सेवा जीवन का हिस्सा रही है, पर राजनीति में आने का कभी मैंने सोचा नहीं था। पिछले यदि मैं 4-5 साल पहले की बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में जाना है। ऐसे संयोग बने, कुछ मित्रों ने बोला कि आना चाहिए, और उसमें भी मैं संगठन देखने आया था, भाजपा का संगठन देखने आया था, और वही देख रहा था मैं। तो अब लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। आपसे जानना चाहेंगे, संघ से राजनीति में आने का आपका उद्देश्य जो है वो क्या है? एक स्वयंसेवक के लिए राष्ट्र हमेशा सर्वप्रथम होता है, तो उसके जीवन में दूसरा समाज और राष्ट्र कुछ, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो वही ध्येय है, होता है, और उसी ध्येय के लिए मैं ही नहीं, मेरे अनेकों साथी अलग अलग समाज में अलग अलग रूप से काम कर रहे हैं। मैं अभी इन दिनों राजनीति में हूँ, पर मेरा ध्येय वही है। जैसे कि आपने कहा कि अभी आप राजनीति में हैं, तो क्या आप अभी एट प्रेजेंट अपने आप को राजनीतिक नेता मानते हैं या फिर संघ का कार्यकर्ता मानते हैं? स्वयंसेवक, मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक हूँ, मैं नेता नहीं मानता। मैं राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आया हूँ, मैं परिवर्तन की चाह लिए आया हूँ, और संघर्षरत हूँ कि कुछ इस शहर के लिए कर पाऊँ, कुछ इस देश के लिए कुछ कर पाऊँ। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे, आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती जो है और समस्या आपको क्या दिखती है? मुझे लगता है कि वैसे तो समस्याएं कदम कदम पर मिलती है, लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है वो पारदर्शिता की है। सरकारें ऊपर से योजनाएं बनाती है, और उनको क्रियान्वयन जो होना है वो कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता होती है, वो उसमें बहुत कमी है, और उस पर मुझे लगता है काम करना चाहिए। और सही लोग, नीति और नीयत वाले लोग यदि वहाँ पे बैठेंगे तो 100% काम होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अच्छा, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की कि राजनीति में होनी चाहिए, तो आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? देखो, जिस भी क्षेत्र में जनता हमें चुनकर भेजती है, उस क्षेत्र के वो मुखिया होते हैं। चाहे मुझे भेजे, आप भेजे, या कोई किसी और को भी भेजे, वो मुखिया होते हैं। और मुखिया का दायित्व होता है कि जनता की, अपने परिवार की, एक जनता को एक परिवार के रूप में मान के उनकी हर एक समस्या का एक समाधान करे। नेता जो होता है वो उस क्षेत्र का मुखिया होता है, और जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होना चाहिए। और व्यवस्थाएं यदि गड़बड़ है और व्यवस्थाओं को चलाने वाला व्यक्ति यदि सही है, तो उसको संघर्ष करके उन व्यवस्थाओं को सुधार सकता है। लेकिन यदि व्यवस्थाएं सही है और जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, चुनकर दिया हुआ, वो यदि सही नहीं है,
तो वो व्यवस्थाओं को भी बिगाड़ेगा और चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो अपने अनुसार ही चलाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, जो युवा है, हमारे देश को युवा देश कहा जाता है, भारत को, युवाओं को राजनीति में जोड़ने का, ताकि युवाओं को जो रुझान है वो राजनीति की तरफ रहे, इसको लेके जानना चाहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं? इस विषय पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं और मेरे कई साथी काम कर रहे हैं। मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, मुझे शहर के अंदर कोई ऐसा प्रतिभा लगता है तो मैं उनसे जाके पर्सनल कई लोगों से मिलकर आया कि आप आइए, आपके आने से राजनीति में सुधार होगा। तो अब कुछ लोग राजी भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, तो कर रहे हैं, प्रयासरत है, देखते हैं कितना सुधार होता है, कहाँ तक होता है। पर मेरी चाह है कि युवा आए, नए अच्छे लोग आए, और मैं एक जामवंत होकर मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप आइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं शहर के लिए। मेरा जी, युवाओं को जोड़ने की आपने बात की, जानना चाहेंगे युवाओं के लिए आज की डेट में, मीरा भाईंदर के जो युवा हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे पहले समस्याएं तो मुझे, बच्चा जब स्कूल से बाहर आता है, स्कूलें प्राइवेट है, सरकारी स्कूलें हमारे पास बहुत कम है, तो वो कहीं न कहीं मुझे वो पीड़ा कचोटती है कि जो सामान्य वर्ग है वो इस बड़ी बड़ी स्कूलों में फीसें भरने में असमर्थ है। और एक होड़ सी भी चली है कि बड़ी स्कूल में जाना क्या होड़, भले आप उसको एफर्ड करते हो नहीं करते हो, आपको उस स्कूल में जाना एक ऐसा ट्रेंड से बन गया है। तो मैं उस ट्रेंड से बाहर लाना चाहता हूँ लोगों को। और दूसरा, नगर पालिका की स्कूलों को भी मैं उस क्लास की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर सामान्य व्यक्ति भी जाके गौरवान्वित महसूस कर सके। तो वो एक मेरे लिए बड़ा विषय है। कुछ दिन पहले मेरे आमदार महोदय, हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी को भी एक पत्र लिखा था कि मीरा भाईंदर के अंदर एक कोई महाविद्यालय नहीं है, तो हमारे शहर के बच्चे जो है बाहर जाते हैं, परेशान होते हैं, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। तो ये होना चाहिए, एक सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो फीस के कारण, बड़ी बड़ी फीस के कारण अपने मन को मार कर बैठ जाते हैं, या फिर कोई परिवार इतने जो होते हैं कि उनका सब कुछ उस फीस में ही चला जाता है, 5-5, 7-7 लाख रुपया फीस, 1-2 बच्चे हो जाए तो उनका ये, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। मैं कुछ दिन पहले हमारे परिवहन मंत्री जी प्रताप सरनाईक जी को भी एक लेटर दे के आया कि पत्र, आप भाई साहब, आप मंत्री हैं, आप कर सकते हैं। तो एक हम लोग ये राजनीति से ऊपर उठ के ये सब चीज़ें मैं करने में लगा हूँ कि मेरे शहर को कुछ मिल जाए। तो अब आप देखिए कितना क्या कर सकता है। चिकित्सा के विषय में भी बहुत कुछ मैंने लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आमदार महोदय से भी बात की, हमारे नेता से भी बात की है, तो बहुत कुछ सुधार हो रहा है। आगे जाके मैं इन चीज़ों में, चिकित्सा के विषय को मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ क्या चीज़ें हो सकती है। मेरा राजनीतिक अनुभव इतना बड़ा नहीं है, तो मैं चिकित्सा में अभी इतना, लेकिन महाविद्यालय की आवश्यकता है। तो कुछ लोग मुझे मेरा को कहीं से कोई जवाब आया कि ये सरकार जो है महाविद्यालय भी बनाना नहीं चाहती। तो मुझे थोड़ा कहीं न कहीं वो चीज़ हर्ट हुई कि सरकार का काम ही है चिकित्सा, शिक्षा, तो वो यदि हम पीछे हट जाएंगे तो फिर बाकी बचेगा क्या। तो जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा जवाब जो है आपने इसका दिया है, इससे ये जानना चाहेंगे क्योंकि लंबे समय से आप संघ से जुड़े हुए थे, तो जो विचारधारा है संघ की और राजनीति की और आपकी, कितना फर्क दिखता है आपको? फर्क नहीं है। विचारधारा, एक व्यक्ति उस विचारधारा को किस तरीके से अपने जीवन में क्रियान्वित करता है उसके ऊपर है। बाकी आप भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में जाएंगे तो उसमें लिखा होता है राष्ट्र प्रथम, और एक स्वयंसेवक के जीवन में भी राष्ट्र प्रथम ही होता है, बस उसको सही तरीके से जी ले। तो राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी का जो लोग कार्यकर्ता हैं इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो कार्यक्रम आते हैं, एक माँ जैसा बेटे के लिए जैसा प्लान करती है वैसा ही एक कार्यक्रम आता है, और उसमें हर कदम पे, हर शब्द में राष्ट्र होता है, कहीं न कहीं वो भाव राष्ट्र और समाज है। चलिए ठीक है, ये तो काफ़ी राजनीति और संघ से जुड़ी हुई बातें हो गई। अब थोड़ा सा मीरा भाईंदर शहर के बारे में भी जो है आपसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे। मीरा भाईंदर से ही महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक जी, और आमदार भी यहाँ के नरेंद्र मेहता मीरा भाईंदर से ही हैं, लेकिन अक्सर जो यहाँ की सड़कें हैं वो अभी तक बहुत ही जर्जर हालत में है।
देखा गया है चुनाव जब भी आते हैं तो काफ़ी जो पार्टीज़ हैं वो मुद्दा जो है सड़कों का उठाती हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो वैसा का वैसा जनता को भुगतना पड़ता है क्योंकि हल नहीं मिलता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि हादसे भी बहुत हुए हैं, लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। सड़कों का मुद्दा अभी तक मीरा भाईंदर में ऐसा ही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रश्न पे मैं दुखी हूँ कि मेरे शहर से 3 से 4 लोग मर जाते हैं इस कारण कि खड्डों में एक्सीडेंट हो टक्कर के। और ये सड़कें, ये विकास का नाम हमने एक सड़कों का निर्माण करना या उनको रिपेयर करने का काम हमने सिर्फ विकास दे दिया है। हम देश आज़ाद होके आज हम 79-80 साल के आसपास होने को आया है और अभी तक यही क्रिया है कि हमें सड़कें ठीक है तो विकास है। तो अब इस चीज़ों से बाहर आना होगा। सड़कें और एक ही बार में सड़कें क्यों नहीं बनती, सड़कें ऐसी बनती ही क्यों है, इसके पीछे कोई बड़ी योजना क्यों नहीं है। ये सड़कें एक ही बार में परमानेंट अच्छी सड़कें बन जाए तो रोज़ सड़कें टूटने का विषय ही खत्म हो जाए, पर ऐसा करना नहीं है। कहीं न कहीं इसके पीछे मैं भ्रष्टाचार देखता हूँ, करप्शन देखता हूँ, नीति और नीयत भी देखता हूँ कि कोई ऐसा विज़न किसी के पास नहीं है जो सड़कों का एकदम सुधारीकरण कर दे और एक ही बार में करके फिर सालों साल उस विषय पे काम करने की आवश्यकता नहीं रही। तो मैं उस विषय पे जीवन में ईश्वर ने मुझे कभी भी अवसर दिया तो मैं इस विषय पे बहुत बारीकी से काम करना चाहूँगा। जी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि काफ़ी सालों से केवल चुनावी जब हलचल होती है तब सड़कों का मुद्दा उठाया जाता है कि सड़कें बहुत ख़राब हैं। लोगों को आश्वासन ये दिलाया जाता है जिस नाम पे वोट भी मांगे जाते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे ही पार्टी जीत जाती है वो जो वादे होते हैं वो जनता बहुत भूली है, तो जनता इस आश्वासन में रहती है कि जो वादे किए गए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे और इसमें जनता वोट भी करती है, पार्टी जीतती भी है। लेकिन जो हालत है वो आज हम सबके सामने है कि उसकी ज़मीनी स्तर पे उसकी सच्चाई क्या है। सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा अगर आपको मौका मिला, हम ये पूछेंगे आपसे अगर आपको मौका मिला तो क्या आप भी बाकी जो नेता हैं उन लोगों की तरह कहीं बदल तो नहीं जाएंगे? देखो दो प्रश्न आपने पूछे। पहला प्रश्न है ना, इसमें देखो जनता की जागरूकता की कमी है। आपके घर में चोरी करके तब कोई जाता है जब आप जागरूक नहीं हैं, आपने वो ऐसी व्यवस्था करके नहीं रखी है तो आपके इधर कोई भी आके चोरी करके जाएगा। ये एक बात मान के चलिए। दूसरा आपने बोला कि मैं सत्ता में आने के बाद बदल तो नहीं जाऊंगा। मैं सत्ता के लिए राजनीति में आया ही नहीं हूँ, सत्ता की चाह मुझे नहीं है। मैं परिवर्तन की चाह लिए आया हूँ और संघर्षरत हूँ। मेरा ये मैंने पहले ही बताया आपको। और बहुत सारे लोग मेरे साथी बोलते हैं कि जो धन का अभाव जो तुझे चलता है, ये है वो है, तेरे राजनीतिक जीवन में आने के बाद बदल जाएगा। पर मैं जानता हूँ कि वो समस्याएं मेरे लिए और बड़ी हो जाएगी। तो मुझे सत्ता मेरे लिए परिवर्तन का रास्ता है। सत्ता मेरे लिए लोगों का कुछ अच्छा करने की एक माध्यम है, वो एक साधन है कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं, कुछ डिलीवर कर पाऊं। बाकी मुझे बदल कर क्या बदलना, मैं जनहित में बदलना चाहूँगा। जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। अभी जो सड़कों के मुद्दे पे हमने बात की और हमने कहा कि काफ़ी जो मीरा भाईंदर की जनता है हादसों का शिकार होती है, तो मैंने देखा आप काफ़ी भावुक भी जो है वो दिख रहे थे मुझे। तो ऐसे में कहा जाता है राजनीति में हमको दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है, लेकिन आपसे बातचीत के दौरान मुझे लग रहा है आप काफ़ी भावुक भी हैं और मेरे सवाल से आप भावुक भी हो गए। ऐसे में कितना कठिन हो जाता है राजनीति में कड़े फैसले लेना? देखो, जब नीयत होती है ना तो व्यक्ति काम कर जाता है। जब आपके पास सोच हो तो बहुत कुछ बदल जाता है। आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, एक बड़ा लीडर आया और उसने पूरे प्रदेश को बदल दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी जब सत्ता पे बैठे, उससे पहले की स्थिति और वर्तमान में स्थिति देश को बदल दिया। तो जिसके पास काम करने, सबसे पहले सोचना पड़ता है कि यार ये चीज़ करनी है, और जिसके अंदर वो सोच आई तो वो काम कर जाएगा, फिर उसको परिवर्तित हो जाएगा तो काम कर लेगा।
तो जिसके पास सोच है, जिसके पास विजन है, वही काम करेगा। और रही बात आपने बोली कि खड्डों की, तो मैं अपने मुंह से कभी बताया नहीं, आप कभी मेरे बारे में पता करना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने सैकड़ों खड्डे मेरे हाथ से मैंने भर चुका हूँ। मैं आपको, मेरे पास शायद कुछ फ़ोटो मेरे साथियों से मैं ले लूँगा, आपको भेजूँगा। तो वो खड्डे भरते हुए मैंने अपने पैसे से सब सामग्री लाके मैंने खड्डे भरे हैं, सैकड़ों खड्डे भरे होंगे। तो आज से नहीं, ये मैं और मेरे साथी लगभग 2016-17 से काम कर रहे हैं। जी, वो है, क्योंकि हमें पता है कि समाज सेवा आप काफ़ी लंबे समय से करते हैं, और समाज सेवा असल में वही होती है जिसका कोई प्रचार प्रसार ना हो, वो एक तरफ से सेवा भी हो जाए, समाज को उसका फल भी मिल जाए, और उसका जो प्रचार प्रसार है वो भी नहीं हो। अक्सर समाज सेवक जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण एक आप हैं। जानना चाहेंगे आपसे, पानी को लेके भी अक्सर समस्या जो है मीरा बहंदर में देखी जाती है, पानी की समस्याएं काफ़ी रहती हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मीरा बहंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 40 माले की, 50 माले के स्काई स्कैपर्स जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बन रही हैं। ऐसे में पानी की समस्या, क्योंकि लोगों की यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, पानी को लेके भी समस्याएं हो रही हैं, गर्मी है, लोग हैं, पानी की समस्याएं हैं, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो परेशानी है वो भी दिख रही है। तो कैसे आप इसमें कहेंगे, या क्या सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि इस तरीके की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल सके? देखिए, ये समस्या मुझे ऐसा लगता नहीं कि है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। देखो, व्यक्ति, आपके घर की जो व्यवस्था है आप देखते हो, उसके अंदर आपके पास कितना धन है, बाकी कितना क्या चीज़ है, उस हिसाब से आप अपना एक कार्यक्रम बनाते हैं कि मुझे इतना खर्च करना है, इतना नहीं करना है। ठीक नगर पालिका या प्रशासन भी वैसा ही देखता होगा, नई बिल्डिंगों का परमिशन देता होगा, तो वो चीज़ उसके दिमाग में होती होगी कि मेरे पास इतने लोगों को देने के लिए पानी है क्या। यदि आपके पास यदि आपके पास ड्रेनेज की सुविधा नहीं है तो आप उनको परमिशन तब कैसे देते हैं? और यदि आपने दी है तो परमिशन के साथ साथ वो पानी की व्यवस्था करके देने का काम प्रशासन का है, प्रशासन करके देना चाहिए। तो आप न तो पानी की व्यवस्था करके दे पा रहे हैं, दूसरी चीज़, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए आपको टैक्स आएगा, इसके लिए आपने वो दे दिया। तो दोनों चीज़ें जो चल रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ गड़बड़ प्रशासन में है। दूसरी चीज़ है कि पानी की व्यवस्था, अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में सूर्या डैम पे जो काम हो रहा है कुछ ही महीनों में वो, जैसे हमारे नेता अभी बता रहे थे कि वो चालू हो जाएगा, तो फिर ये जो समस्या है, पानी की समस्या नहीं रहेगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज के उसमें आपके लिए राजनीतिक प्राथमिकता है या समाज सेवा? मैं उन दोनों को अलग नहीं समझता। यदि आप राजनीति करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं? समाज सेवा यदि नहीं है तो फिर राजनीति क्या? फिर राजनीति में बचता क्या है? जानना चाहेंगे आपसे, जैसे संघ से आप जुड़े हैं, स्वयं सेवक आप रह चुके हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है और ये हमने भी देखा है कि जब भी मंदिरों पर विवाद आता है तो अक्सर सबसे आगे सक्रिय होके आप जाते हैं और आप उसके लिए कार्य भी करते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप धर्म की भी राजनीति करते हैं? देखिए, धर्म का मतलब मेरे लिए है कर्तव्य, और मेरे लिए नहीं, सबके लिए कर्तव्य है। जो कर्तव्य पे है वो धर्मपरायण है। और यदि जीवन में आपको अवसर मिले कर्तव्य करने का और नहीं करें तो आप अपराधी हैं। कोई मंदिर तोड़ रहा है और चुपचाप बैठा रहूं तो मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग, मैं मेरे कई साथियों को बोलता हूं जो राजनीति में है, कोई नगर सेवक है, और मुझे ये भी बोलते हैं कि नहीं तुझे राजनीति में जाना, यार तू ये सब क्यों पढ़ा है। तो यदि हम कर्तव्य पे नहीं है तो हम राजनीति में जाके कर क्या लेंगे? क्यों जाना हमको राजनीति में? तो जहाँ मंदिर ही नहीं, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हुई, चाहे वो विषय हिंदुत्व हो, चाहे समाज हो या चाहे राष्ट्र हो, सर्वप्रथम मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबसे आगे खड़ा रहूं और अपने कर्तव्य का पालन करूं। आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है,
पूरे भारत देश में जो थोड़ा सा भी धार्मिक या फिर ये कह सकते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हैं। क्या आपको लगता है, क्या असल में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? हिंदुत्व की बात करना कहीं गलत तो नहीं है, अपराध तो नहीं है। हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और दूसरी पार्टियों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, अब मुझे लगता है उसके लिए जनता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोलते हैं, वो जान चुके हैं। मुझे लगता है वो विषय बहुत पुराना हो गया, लोग जानते हैं, लोग पार्टी से सीधा कनेक्ट है। और ये विषय जो है अब तो दूसरी पार्टियां भी समझ रही हैं और हिंदुत्व पे काम करना उन्होंने भी चालू कर दिया, तो कोई ये नहीं है। जानना चाहेंगे आपसे, अक्सर ऐसा देखा गया, अभी हाल ही का अगर हम एग्जांपल लें तो एक तरफ कानपुर से एक छोटा सा विवाद शुरू होता है और वो पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा जो है नारा उसे बोल सकते हैं, प्रदर्शन उसे बोल सकते हैं, उसका रूप लेता है। एक तरफ लिखा रहता है आई लव मोहम्मद और एक तरफ यहाँ पे ताकि जो है बैलेंस बना रहे लोगों ने आई लव महादेव के भी प्रचार और प्रसार किया। क्यों पार्टियों को ऐसा लगता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर आई लव महादेव या फिर आई लव मोहम्मद को प्रचार इस तरीके से कर रहे हैं तो उसका विवाद इतना बढ़ जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जिम्मेदार पे होते हैं, जिम्मेदारी पे है, आप हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये हैं, तो ये विषय नहीं होना चाहिए। और आपने एक प्रश्न पूछा था कि धर्म हिंदुत्व पे क्या है, तो मैं हिंदुत्व से बाहर भारत में कुछ देखता नहीं। हिंदुत्व भारत ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही भारत है। अब आप दूसरी कौम जिसकी बात आप कर सकते हैं कि ये है वो, मैं उनको भी सनातनी मानता हूँ। उन्होंने पूजा पद्धति बदल कर दी लेकिन वो है सनातनी है, वो हमारे भाई हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं कि ये कोई दूसरी है। आज के डेट में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, हम ये बोल सकते हैं एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रहती है, जिसके चलते अगर कोई सनातनी अपने धर्म को लेके अगर कुछ कहता है या सपोर्ट करता है तो उसको अंधभक्त कहा जाता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। लेकिन अगर वही लोग अपनी पार्टी को या अपने एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कुछ बोलते हैं या करते हैं तो वो उनके लिए एक्ट ऑफ डेमोक्रेसी रहता है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है जो हिंदू ही लोग हैं, सनातनी लोग हैं, इस पे मौन धारण करते हैं। नहीं, आप अपने धर्म के लिए बात करना डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे हो सकता है? मेरी पीड़ा, मेरा तकलीफ यदि मैं नहीं बताऊंगा तो दूसरा कोई क्यों बताएगा? और ये अपराध कैसे हो सकता है? तो अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए वे बात करना में कोई डेमोक्रेसी का कहाँ क्या लाना? उनकी आइडियोलॉजी है, आज तक वैसा कुछ चलता रहा कांग्रेस के शासन में, तो कहीं न कहीं पर अब वो लोग समझ चुके हैं, लोगों तक सही विचार रखने में कहीं न कहीं हमारे पूर्वज उसमें सफल हुए हैं और वो एक हमारी आइडियोलॉजी को अब दूसरे लोग भी मान रहे हैं। जब तक हम हमारा बात हम नहीं करेंगे तब तक लोग हमको जानेंगे नहीं कि हम है क्या। अब लोग हमको जान रहे हैं तो समझ रहे हैं और मान भी रहे। तो ये देश में बहुत बड़ा बदलाव यही तो है। अब 10-15 साल 20 साल का पीछे का आप देख लीजिए, बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कॉरपोरेशन का चुनाव नज़दीक है, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप इस चुनावी लड़ाई में हिस्सा लेंगे? आप कॉरपोरेशन का चुनाव जो है वो लड़ेंगे? क्योंकि आपसे बातचीत के दौरान अच्छे से हमें ये दिखा है कि जो मीरा भाईंदर की जो समस्याएं हैं, जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से जो है जानते हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और मैं उस महत्वाकांक्षा का सम्मान भी करता हूँ, होनी भी चाहिए, और उसमें से मैं भी हूँ। पर मैं थोड़ा अलग क्यों हूँ, मैं आपको बताऊँ कि महत्वाकांक्षा मेरी भी है और उनकी भी है, हम इस मामले में समान हैं, लेकिन मेरा स्वार्थ शून्य है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना कि चुनाव लड़के मैं ये पा लूँगा वो पा लूँगा, वो मुझे नहीं करना है।
तो मैं थोड़ा अलग हूँ राजनीति से, बाकी लोगों से। बाकी महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं, चुनाव वो लोग भी लड़ने की इच्छा रखते हैं और मैं भी रखता हूँ, पार्टी मुझे अवसर देगी और मैं भी चुनाव लड़ूंगा उसमें। लोग, जनता अगर आपके पास कोई उम्मीद लेके आती है तो आप उसे किस तरीके से आश्वासन देंगे, किस तरीके से भरोसा ये दिलाएंगे कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बात है वो आप तक पहुंची है और आप उसका आगे जो है कोई भी उन्हें दिक्कत या परेशानी रहेगी तो उसमें उनके लिए हमेशा जो है खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे? मुझे लगता है कि मैं खड़ा तो हमेशा रहा हूँ, तो वो शंका तो जनता में नहीं बनेगी। चाहे कोई बोल भी दे कि ये व्यक्ति नहीं खड़ा रहेगा तो जनता इस बात को नहीं मानेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब मैं जीवन के 5वें दशक में हूँ, लगभग 46 साल का हो चुका हूँ। तो यदि आप कोई 46 साल तक लगातार कोई चीज़ को जिए तो वो एक विश्वास का प्रतीक बन जाती है और मुझे लगता है कि वैसा मैंने जिया है। तो अब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि किसी को ज़रूरत पड़ी और मैं खड़ा नहीं हुआ, वैसा नहीं। जी, ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है कॉरपोरेशन के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो, क्योंकि बहुत बार देखा गया है इलेक्शन में लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता जो है गुमराह हो जाती है। ऐसे में जो लॉयल्टी रहती है कि बातों से गुमराह नहीं होना है, और अगर कोई गुमराह होता भी है या नए लोग जो हैं वो जुड़ते हैं आपसे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ आपके साथ जो सफ़र है आपके राजनीति का बहुत लंबा है, जो लोग आपके साथ संग में होंगे वो समाज सेवा जब आप करने आए होंगे तो लोग अक्सर बदलते हैं, लोग नए लोग जुड़ते हैं, परिवार जो है वो बड़ा होता है। तो लोग आपके पास आएंगे तो क्या आश्वासन से आएंगे, क्या आप उम्मीद उन्हें देंगे? तो ये अक्सर जो है हम कहते हैं ना कि प्रचार प्रसार खुद का हमेशा जो है हम करते रहते हैं, जानते हमें सभी हैं, लेकिन और लोग भी अगर जुड़ेंगे तो परिवार बड़ा होगा और बड़े लोग, बड़ा परिवार हमें, हमारी बातों को जो है जानेगा और समझेगा। देखिए, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। देखिए, आप व्यक्ति कोई किसी के पास जिसका जैसा भाव होता है ना उस भाव से जाता है। मेरे भाव से मेरे जैसे लोग या मेरे से संबंध या राष्ट्र को या मीरा भाईंदर से प्रेम करने वाले लोग मेरे साथ हैं और वो जुड़े रहेंगे और जी जान से लगे हैं। वो कई बार बोलते हैं कि भाई साहब आप बस तैयारी करो, आप आगे आओ, बाकी तो हम सब व्यवस्थाएं हम कर देंगे। तो वैसा कुछ इश्यू है नहीं, लोग साथ में हैं, लोगों में एक उत्साह है। मैं घर जाता हूँ, आप मेरा फेसबुक उठा के देख लीजिए, उसमें लोग क्या क्या लिखते हैं। पर अब मुझे कहीं न कहीं एक चैलेंज ये लगता है कि एक वो मिडिल क्लास फैमिली जो अपना परिवार चलाने के लिए संघर्षरत, जिसको रोज़ काम पे जाना होता है, वापस आके ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, तो कहीं न कहीं मेरे जैसे मुझ में बहुत सारे लोग उम्मीद देख रहे हैं कि, और यदि मैं ना उम्मीद हो गया तो बहुत सारे लोगों की उम्मीद मर जाएगी, जो मेरे जैसे सामान्य लोग जो राजनीति में आके कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने आप को ये करूं ताकि यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो एक अपराधी हो जाऊंगा। तो मैं लगा हूँ संघर्षरत, मेरा संघर्ष बड़ा है पर मैं कर लूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि आपकी जो जवाबदेही है वो उन लोगों के प्रति जो है ज़्यादा है जिन लोगों को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। जानना चाहेंगे आपसे, अगर आप राजनीति में बदलाव करना चाहें तो क्या आपका प्लान रहेगा और इसको आप एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे? ये राजनीति में सिर्फ नारे लगाने तो नहीं आए हम, इस ध्येय के साथ आए हैं कि कुछ परिवर्तन करेंगे और जनता और नेता के बीच में जो ये बढ़ती हुई दूरियां हैं, कहीं न कहीं मैं चाहता हूं कि उस दूरियों को ख़त्म करूं, लोगों के नज़दीक जाऊंगा, उनको समझने की कोशिश करूंगा, उनके सुख दुख में शामिल होने का पूरा प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में भी आएगी और उनका वो भाव जो है जनता की पीड़ा का, वो भाव खुद महसूस कर पाएंगे तो वो दूर करने में आसानी होगी। जनता को भी मुझे लगता है कि निर्णय प्रक्रिया जो हो, जो भी बड़ा निर्णय लिया जाए उसमें जनता को सहभागी करना चाहिए। तो जनता को उसमें एक तो जागरूकता आ जाती है और दूसरी जनता को आपके राय मिल जाती है कि जनता उसके बारे में सोचती क्या है। मैं ही सोचूं वो सही होता है वैसा भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी
बड़े ऊपर बैठे हुए लोग जो सोचते हैं वो जनता नहीं चाहती है, तो जनता की सहभागिता भी ज़रूरी है। स्थानीय लोगों को मैं रोज़गार से जोड़ना चाहता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ यहीं अभी आगे कुछ एक दो गली है, आगे गली है, वो बाहरी लोग हैं जो हमारे महाराष्ट्र से भी नहीं हैं, जिनको इधर का कुछ पता नहीं है, वो पता नहीं कौन लोग उनको लेके आ रहा है, बड़े ठेले लगा के बैठे हैं, आप सैकड़ों की संख्या में लगा के बैठे हैं। इससे इनसे हफ्ता वसूली बढ़ रही है। इससे मेरा प्रभाग 12 नंबर है, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था के हिसाब से मैं देखूं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो कौन लोग हैं, वो क्या डाल के बेच रहे हैं, इसके पीछे क्या, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, पर ये समस्या है। आज हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति ठेला लगा ले तो नगर पालिका उसको तुरंत उठा के दे के जाएगी और उसको इतना परेशान कर देगी कि वो ठेला लगाना उसके लिए आसान नहीं है। स्कूटी आपकी बाहर आपके पार्क कर दी तो आप पलक झपकने से पहले आपकी वो गाड़ी लेके चले जाते हैं, लेकिन ये जो ठेले लगाने वाले हैं गैर लोग हैं, इनको कोई जानता तक नहीं है, ना उसकी पुलिस देख रेख ले रही है, ना नगर पालिका ले रही है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया को जनता में शामिल करना और ये जो प्रशासन को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना, ये दो रूप से यदि सही चलेगा तो मुझे लगता है चीज़ें अपने आप व्यवस्थाएं सही चलेगी और लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी, लोग अपने काम में मस्त रहेंगे और सब चीज़ें आसानी से मिलती जाएगी। अच्छा, रोज़गार की आपने बात की, शिक्षा की आपने बात की, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो रोज़गार है वो यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग हैं बेरोज़गार हैं, उनको मिले। और शिक्षा के लिए अक्सर देखा गया है कि लोग यहाँ से पलायन करके दूर जाते हैं। मीरा भाईंदर में किस तरीके से शिक्षा और रोज़गार को लेके आपने क्या प्लान बनाया है? देखिए, मैं कई लोगों से मिलता हूँ और ये उनकी पीड़ा को मैं महसूस करता हूँ। और 15,000, 20,000, 18,000, 12,000, 10,000 की नौकरी करने के लिए मुंबई जाते हुए मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है। यहाँ ये गाड़ियाँ लगा के एक एक व्यक्ति दिन में 10-10 हज़ार रुपया कमा के जाते हैं। ये लोग बाहर के हैं, हमारे अपने लोग, हमारे अपने बच्चे परेशान हैं। उनको यदि कोई व्यवस्था ऐसी लागू कर ली जाए, उनको यदि ये धंधे पे लगा दिया जाए तो वो पैसा भी कमा लेगा, वो पैसा हमारे बच्चे सुखी भी हो जाएंगे। और ये जो पलायन करके इधर आज 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाके यात्रा करके दिन पूरा उधर काम करने के बाद परेशान होके आते हैं और रोज़ का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को, मुझे ईश्वर ने अवसर दिया तो मैं लागू करूँगा और एक बड़ी संख्या में अपने लोगों को रोज़गार दूंगा। ये मुझे ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये मैं काम कर पाऊँ। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी ऐसा होगा कि चुनाव जीतने के लिए आपको भी समझौता करना पड़े? मैं समझौता तो क्या करूं, ये मैं राजनीति का दुर्भाग्य समझता हूं। और समझौता करके कोई कुर्सी पा लेगा तो वो समाज का नुकसान होता है, वो समाज का नुकसान है, वो राष्ट्र का नुकसान है। और जब समझौता करके कोई व्यक्ति वहाँ बैठेगा तो न तो वो ध्येय होगा, न वो खुद को बेच कर बैठता है, तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। न उसके पास उसका अस्तित्व होता है, न ईमानदारी होती है, न कोई विजन रहता है। तभी तो उसको हर हाल में सत्ता पानी होती है और सत्ता पाके वो राजनीति का व्यापार करने के लिए ही समझौता करता है व्यक्ति। यदि कुछ उसके जीवन में ध्येय है तो वो कभी भी समझौता करेगा नहीं। और यदि उसका ध्येय ही राजनीति में सत्ता पाना है तो फिर वो कुछ भी समझौता करेगा, कुछ भी करेगा, वो करेगा। हरीश जी, एक मैं जानना चाहूँगी, बहुत जिज्ञासा है मुझे जानने की कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो राजनीतिक पार्टी में जितने भी नेता लोग रहते हैं उनकी आपसी कुछ ना कुछ रंजिश रहती है और वो एक दूसरे को देख के जो है कहीं ना कहीं से खुश नहीं होते हैं या फिर दिखावा जो है वो करते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन आपका, मैं जब बोलना चाहूँगी कि अभी इंटरव्यू से पहले भी मैं आपकी प्रोफाइल पूरा देख रही थी और जितना मैंने आपसे बात करके अभी समझा है, तो ये कैसे संभव है कि चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये कैसा संभव है, ये क्या जादू है कि हर कोई आपसे मतलब बातचीत करने में और उसमें हर किसी के पसंदीदा जो ये बोल सकते हैं वो आप हैं?
देखिए, एक तो जबकि आप लोग आपको नीति और नियत समझते हैं तो वैसे ही सामने वाला व्यक्ति सरल हो जाता है, और एक व्यवहार कुशलता होना चाहिए। आप हर एक के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। जब आप सम्मान करेंगे तो सामने वाला सम्मान करेगा, और ये अच्छी बात ही है किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी पार्टी के लिए। किसी व्यक्ति को सभी पार्टियों के लोग यदि ये करते हैं तो ये अच्छी बात है। और मैं एक चीज़, यदि आप ऐसा मुझे समझते हैं तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। पर मुझे फिर मेरे मित्र ने एक बार कहा था, मुझे याद आया कि महाभारत के अंदर भी जब दोनों ओर से युद्ध हो रहा था, तो यदि किसी व्यक्ति की बात मानी जा रही थी तो वो धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो उनकी बात पर सभी विश्वास करते थे। तो यदि ऐसा कुछ है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, और इस विषय पे और मैं सदरता से जीवन में जी पाऊँ उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। ये कह सकते हैं कि जितने भी पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, जितनी भी राजनीतिक अलग अलग पार्टियां हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन जो मनभेद है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन जी, चाहे प्रताप सरनाईक जी हमारे परिवहन मंत्री जी, इससे पहले हमारी नेता रही अपना मीरा भाईंदर की 145 की आमदार रही गीता जैन जी, हमारे वर्तमान नेता और हमारे आमदार महेंद्र मेहता जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी, और किशोर जी हो या ये हो, सबसे संबंध अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई सामाजिक मुद्दा हो जिसमें समाज का हित हो, और समाज हित सर्वोपरि हर एक नेता के लिए होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, तो राजनीतिक दीवारें टूट जानी चाहिए और सभी एक मंच पे आना चाहिए और एक आह्वान होना चाहिए कि हाँ, ये समाज का हित है और हम सब साथ हैं। अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को संदेश यही देना चाहिए कि राजनीति में आप जिसको चुनते हैं उसका व्यक्तित्व देखिए, सर्वप्रथम उसका व्यक्तित्व देखिए, वो क्या सोचता है वो देखिए। उसकी सोच के बाद फिर आप पार्टी देखिए, फिर आप मुद्दे देखिए। यदि व्यक्ति सही होगा तो हर समस्या का निराधान सही तरीके से करेगा, और व्यक्ति यदि सही नहीं होगा तो उस समस्या के अंदर उसको कई रूप से अपना लोभ दिखेगा। तो और लोग अभी समझदार हैं, लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं, कोई संदेश देने की भी आवश्यकता नहीं। जब चुनाव होंगे तो बदलाव होता है तो अच्छे के लिए होता है। इस अच्छे लोगों को लाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं, और मेरे कई साथी इस बार इस उम्मीद को लेके बैठे हैं कि कुछ अच्छा करेंगे या कुछ अच्छा करने में अपना योगदान देंगे। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक परिवर्तन का साधक हूँ। एक नई आस लेके एक समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए, राष्ट्र के कुछ कार्य करने के लिए संघर्षरत हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज मैं और आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में बहुत सारे लोग बातें करके गए और उन्होंने अपना चरित्र बदल दिया, तो लोगों को विश्वास करने में एक बात शंका हो सकती है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि जीवन के अंतिम पल में भी आपका और यदि मेरा मिलना हुआ तो ये आप मुझे इसी रूप में पाएंगे, इसी ध्येय और इसी अनुशासन और इसी समर्पण के साथ पाएंगे। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने विचार जो है हमारे साथ साझा किए हैं, इसका बहुत आभार जो है हम व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जो आप दूसरे पत्रकार हैं मीरा भाईंदर में जो काम कर रहे हैं, जो पत्रकार जो होता है वो समाज में सही बात रखने का काम करता है। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप अपना कार्य करिए, अच्छे रूप से करिए, पर उसमें भी यदि समाज और राष्ट्र यदि प्रथम रखेगा तो आपकी भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपका एक समाज में एक अपना असर होता है। तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जब समाज कार्य, धर्म कार्य या राष्ट्र का प्रथम रख के उस व्यक्ति को आप प्राथमिकता दीजिए जहाँ से समाज का बदलाव हो सकता है। तो वंदे मातरम, भारत माता की। हरीश जांगीर जी का जो विज़न है, जो उनकी विचारधारा है, वो बहुत सरल है। सेवा,
और समाज सेवा। मीरा भाईंदर शहर में किस तरीके से विकास होगा, इसके बारे में उन्होंने जिस तरीके से हमसे चर्चा की है, उम्मीद करते हैं मीरा भाईंदर की जनता उनके विचारों को सुनेगी और समझेगी और इस शहर के भविष्य के लिए सही फैसला जो है तय करेगी। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।